नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। निरंतर रूप से पीतम्बरा एजुकेशन चैनल आप सभी को शिक्षण कौशल और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में श्रृंखला जारी कर रहा है। उसी में आज भाग 10 जारी हुआ है। आशा करते हैं पीतम्बरा एजुकेशन चैनल के द्वारा आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने आगे के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे होंगे। बढ़ते आगे आप सभी से रिक्वेस्ट है, पीतम्बरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित में कौन सी है? सामान्यीकरण शिक्षा की मुख्य धारा, संस्था रहित शिक्षा या उपरोक्त में सभी। देखिए आंसर बताइए जी। आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जिनका डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। इसका समावेशी शिक्षा में सामान्यीकरण भी होता है, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होता है, और संस्था रहित शिक्षा भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस ओर इंगित करती है? इंगित यानी इशारा करती है, बताइए। सही देखिए समावेशी शिक्षा, आंसर बताइए पहले आप। आंसर फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। आंसर जी, इनका बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। कैसे है देखिए, सही बच्चों के लिए एक समान शिक्षण की बात हो रही है। सही बच्चों के लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 है और किसी की 120 है ना, तो क्या होगा? 90 बुद्धि लब्धांश वाला तो जल्दी से समझ नहीं पाएगा वो चीज़, जो कि 20 बुद्धि लब्धांश वाला 120 वाले को पहले समझ में आ जाएगी। इसलिए क्या है, सभी को एक समान शिक्षण विधि नहीं, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि ये तो हो ही नहीं सकता। सभी एक भी विधि से सभी लोग नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये नहीं। अच्छा, दूसरा है सामान्य बच्चे और विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। हाँ, ये सही। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कोई भेद नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना, सभी के लिए एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अगला है सामान्य और विभिन्न बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल। ये तो गलत है। अगर सामान्य बच्चों के लिए अलग और विभिन्न और कमज़ोर बच्चों के लिए अलग, और जो अपनी बुद्धि से तीव्र बच्चे हैं उनके लिए अलग अगर स्कूल होंगे या क्लासें अलग होंगी, तो इनमें जो सामान्य औसत से कम बच्चे हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा? कुंठा की भावना या फिर उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी बच्चों के लिए एक समान सुविधा ये भी संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम नियोक्ता का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? 18 नंबर का है, बताइए आंसर बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। अधिगम यानी सीखना होता है जी। अधिगम नियोक्ता का लक्षण कौन सा है? भागने की प्रवृत्ति, अशांत एवं ऊर्जावान, या फिर अवधान संबंधी विकार या अभिप्रेरणा का अभाव। बताइए। अधिगम नियोक्ता, देखिए भागने की प्रवृत्ति होगी तो ऐसा नहीं कि वो सीख ना पाए। अशांत और ऊर्जावान की बात हो रही तो भाई वो तो ऐसा भी वो भी नहीं है कि सीख ना पाए, उसको वो भी सीख सकता है। अवधान संबंधी विकार है ना, अवधान मतलब जानते हो क्या होता है? ध्यान या केंद्रित ना हो इस प्रकार से, है ना, तो ये वाला भी नहीं। ये अवधान कभी कभार भाई जरूरी। देखिए अवधान संबंधी विकार, ऐसा नहीं है कि हम कभी अवधान कर ही ना पाए, बेकार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी अवधान एक केंद्रित ना हो, उसका ध्यान केंद्रित ना हो, इसलिए ये वाला भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभिप्रेरणा का अभाव, आंसर ये वाला सही रहेगा इसके लिए। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको बता दें, अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम यानी सीखना क्या हो जाएगा? निर्योग्यता को बताता है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से अधिगम के प्रति हम क्या करते हैं? गहरी रुचि भी पैदा होती है। ठीक है ना। अधिगमकर्ताओं को सृजनशीलता भी इसी से बढ़ती है। अभिप्रेरणा, अगर अभिप्रेरित होगा, मोटिवेशन देंगे किसी को, अभिप्रेरित कर देंगे, तो वो क्या होगा? अपना काम को आसानी से आगे बढ़ा सकता है। इसलिए अभिप्रेरणा का अभाव अधिगम नियोक्ता का लक्षण है। अगर किसी के अंदर रुचि नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, कोई अभिप्रेरित नहीं है पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये लक्षण है इसका। ठीक है। अगला है, जैसे कि आप सभी एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए क्या अभिप्रेरित हो, तभी तो आप सीख रहे हो, है ना।
इसलिए 19 नंबर का देखिए, उस 19 नंबर का ऐसी अधिकतम अशक्तता वाले बच्चे जो गणित को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए मैंने एक बार आपको ये सारी पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन दिया था इनका और समझाया भी था। पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्कैल्कुलिया, तीसरा अलेक्सिया, चौथा डिप्थीरिया। बताइए डिस्पीथिया ये बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। अधिगम गणित के लिए है, बताइए जल्दी। देखिए गणित में अपन कैलकुलेशन करते हैं जिनका, जी बताइए, हाँ बी नंबर जिनका आ रहा है वो सही है। गणित में अपन कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कैलकुलेटर का यूज भी गणित में करते हैं, जैसे इसीलिए इससे रिलेट कर लीजिए। कैलकुलेटर का उपयोग किस में होता है, गणित में, तो इसलिए डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया से समझ लीजिए, कैलकुलेटर जैसा शब्द आ रहा है ना, तो कैलकुलिया, डिस्कैल्कुलिया गणित से समझ है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया ये लेखन संबंधी विकार होता है डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। और अलेक्सिया, अलेक्सिया क्या होता है बताइए जी। अलेक्सिया जो मस्तिष्क में कभी किसी दुर्घटना बस चोट लग जाती है तो उससे जो प्रॉब्लम आ जाती है उसे कहते हैं अलेक्सिया, ठीक है। ये डिस्पीथिया बिल्कुल, ये कोई ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। अगला है बच्चे कब सृजनशील अधिक, बच्चे तब सृजनशील ज़्यादा हो जाते हैं जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बताइए कौन सा। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या फिर अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार से। देखिए कब सृजनशील ज़्यादा हो जाते हैं, इसका आंसर होगा सी, अपनी रुचि से। देखिए शिक्षक की डांट से बचने के लिए सृजनशील होंगे। भाई मान लीजिए शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चे कुछ देर तक तो काम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही टीचर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वो पुराने माहौल में आ जाएंगे वापस। दूसरे के सामने अच्छा करने का दबाव, ये भी कोई बात नहीं होती है। पुरस्कार जब मिलेगा तभी करेगा वो क्या। और मान लीजिए उसने काम किया और पुरस्कार नहीं मिला तो फिर सृजनशीलता तो उसकी गायब ही हो जाएगी ना, इसलिए ये नहीं है। इसका सही आंसर होना चाहिए अपनी रुचि के अनुसार। आपने देखा होगा, आप जब भी अपनी रुचि से कोई काम करते हो उसमें सृजनात्मकता आती है, उसमें नयापन होता है कुछ ना कुछ, इसलिए अपनी रुचि से कार्य करना ज़्यादा सही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा क्षेत्र सीखने का है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सीखने, व्यावसायिक, अनुभाविक, भावनात्मक या आध्यात्मिक। आंसर बताइए जी, आंसर बताइए। जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अनुभाविक क्या होता है, अनुभाविक क्षेत्र अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र क्या होता है, व्यावसायिक क्षेत्र, या फिर अपन कहें भावात्मक क्षेत्र, या फिर अपन कहें आध्यात्मिक क्षेत्र, क्या होती हैं, सीखने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाती है। तीनों के तीनों क्षेत्र सीखने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते, है ना। अनुभव से क्या होता है, अनुभव जो होता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, है ना। अनुभव से होता क्या है, अनुभव से सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। मनुष्य जैसे जैसे कोई काम करता है उसकी अनुभाविक क्षमता भी बढ़ती जाती है, इसलिए अनुभव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, आकलन का प्रयोजन। जी, आकलन का प्रयोजन क्या है, आकलन का मुख्य प्रयोजन बताइए। देखिए आंसर बताइए पहले जी। जिनका ये नंबर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। आकलन का प्रयोजन, आकलन कब करते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। जी है आकलन का प्रयोग, आकलन देखते हैं ना, आकलन करके भाई क्या है, कितना सुधार हुआ इसमें, कितनी कमी रह गई इसमें, या फिर कितना अचीव किया, इस प्रकार से आकलन। तो आकलन का प्रयोजन क्या होता है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार को लाना, ये अपना आकलन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब अगले ऑप्शन जो है वैसे ही गलत हो जाएंगे। स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तय किए गए लक्ष्य को छोड़ना ये कुछ नहीं, विद्यार्थियों को उपलब्धि को छोड़ना ये कुछ नहीं, इसलिए आंसर अपना ये वाला पहला आंसर वो सही हो जाएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आपके नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। जी अगला क्वेश्चन है 23। कमेंट करके बताएं ज़रा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम या फिर ऐसा कोई पॉइंट मेरे सही ठीक से दिखाई दे रहे हैं, आपको आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है या नहीं, इस प्रकार से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।
यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या इस प्रश्नों संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, समाधान इसका किया जाएगा। 23 नंबर है, ऐसे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि डैश प्रकार की होती है, ज़्यादातर वे भविष्य में डॉक्टर, वकील या दार्शनिक या साहित्यकार बनती है। बताइए क्या? इनकी मूर्त बुद्धि, निष्क्रिय बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या समाज बुद्धि? बताइए क्या होना चाहिए? देखिए बताइए। ये देख के आंसर आना चाहिए। बी आंसर बिल्कुल सही है, जिनका बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि क्या? मूर्त बुद्धि मतलब होता है जैसे आपने देखा कारीगर होते हैं, कोई कारीगर हुआ, या फिर अपन मान सकते हैं इंजीनियर हुआ, इंजीनियर, या आप मान सकते हैं कि कोई भी कोई चीज़ या वस्तु को देखकर कोई कार्य हो रहा है ना। तो मूर्त, अमूर्त क्या होता है? अमूर्त का मतलब होता है, ऐसा होता है जो हमारे दिमागी कार्य होते हैं वो अमूर्त कहलाते हैं, ठीक है ना। निष्क्रिय कुछ होता ही नहीं और सामाजिक चीज़ अलग ही है, इसलिए इसका आंसर बी आंसर सही हो जाएगा, अमूर्त। 24 वाला है, एक बालक पेन को नैप लिखता है, यह बालक किस समस्या से ग्रसित है? बताइए जी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीटेट के बिल्कुल पेटेंट क्वेश्चन हैं, आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रयास भी हमारा यही रहता है कि ऐसे क्वेश्चनों को चुनकर लाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो इनकी। 24 नंबर का आंसर, 24 नंबर का आंसर बताइए जी। डिस्ग्राफिया, बिल्कुल सही है, डिस्ग्राफिया। मैंने आपको एक बार बताया था कि डिस्ग्राफी के संबंधित ग्राफ को बना के बताया था कि ग्राफ को पेपर होता है ना, उस पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार होता है, इसलिए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया पेन को नैप लिखता है, तो किस समस्या से ग्रसित है बालक? डिस्ग्राफिया से। डिस्प्रेक्सिया और डिस्कैलकुलिया नहीं होगा, डिसलेक्सिया भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्ग्राफिया इसका आंसर सही हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया वगैरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैलकुलेटर करना गणित से संबंध था, अभी आपने भी देखा होगा जी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना जरूरी है क्योंकि इसकी सहायता से वह क्या करता है? भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसकी सहायता से वह क्या कर दे? जी बताइए। ऑप्शन आपको चारों दिख रहे होंगे जी। डी आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है, क्या कार्य होता है? अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि जगाना, तर्क शक्ति के विकास को तीव्र बनाना, अनुभवों को नवीन अधिगम से जो अलग करना, या फिर शिक्षार्थियों को जिद्दी प्रवृत्ति का बनाना। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य है, बताइए। कल से देखेंगे एडिटिंग करते समय छोटे छोटे कर दिया करेंगे, इससे पूरे चारों ऑप्शन भी आपको दिखाई दें। कोशिश तो रहती है लेकिन अब और ज़्यादा थोड़ा ध्यान से कर दिया करेंगे। ये आंसर इनका बिल्कुल सही आ रहा है, जिनका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य अभ्यर्थियों को सीखने के प्रति क्या करना? रुचि उत्पन्न करना। यदि अपन सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न कर देंगे ना, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई जिस चीज़ को अपन सिखाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में अचीवमेंट कर सकेगा जी। अगला आंसर क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विशेष होता है, यह कथन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है भाई ये? सम्यगात भिन्नता को, अभिप्रेरणा की भिन्नता को, व्यक्तिगत भिन्नता को, या अधिगम प्रक्रिया की भिन्नता को? बताइए। 27 नंबर का बताइए। 27 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही है, जिनका भी आ रहा व्यक्तिगत भिन्नता को। क्या होता है? प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कथन व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है ना। प्रत्येक छात्र अलग अलग वातावरण में जन्म लेते हैं, ठीक, और वह अलग अलग पृष्ठभूमि से भी आता है। आपको पता है प्रत्येक समाज अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग नियम कानून होते हैं, लेकिन सही में अपनी क्या होती है, क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ विशेष गुण जरूर पाया जाता है। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ विशेष गुण जरूर पाया जाता है। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है। इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता सभी में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक छात्र इसीलिए तो विशिष्ट होता है, एक कथन ये चीज़ को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
ये है, संतुलन के नष्ट होने को सामान्य भावनाओं परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता क्या है? 28 का है बी, सही है, जिसका तनाव, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। संतुलन नष्ट होने की सामान्य भावनाओं परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारण का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता को कहते हैं तनाव। 28 बी, तनाव की स्थिति में व्यक्ति में संतुलन नष्ट होने की भावना। देखिए मैं इसका समझा दे रहा हूँ, थोड़ी समझ लिए। तनाव की स्थिति में जब व्यक्ति में क्या होता है, संतुलन नष्ट होने की सामान्य भावना, और परिस्थिति क्या होता है, किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की हमें तत्परता होती है। ठीक, चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण क्या है? चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? जी, चारों ऑप्शन भी दिख रहा है इसके, देख लीजिए जी, बताइए जी। बिल्कुल सी नंबर इनका आ रहा है, बिल्कुल सही है। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है किसी समस्या के समाधान की दशा में उपाय से, किसी समस्या के समाधान, जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं कि नहीं, चिंतन करते हैं तो हमें उसका आंसर या सॉल्यूशन मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का, विभिन्न प्रकार के बाहरी और व्यक्तिक कारक अधिगम को संचालित तथा संपादित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिक नहीं है? अभ्यास, आदत, क्रिया, समय, साफ सफाई या शारीरिक थकान। बताइए इसका आंसर जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, सी आंसर, साफ सफाई। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पर विभिन्न प्रकार के बाहरी और व्यक्तिक कारक अधिगम को संचालित तथा संपादित करते हैं, वो है आपका साफ सफाई, ये आपका सही हो जाएगा जी। आज की श्रृंखला के क्वेश्चन पूरे हो गए और मिलते हैं अगली श्रृंखला। तब तक के लिए पीतम्बर एजुकेशन चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और आपने इन 15 क्वेश्चनों में से कितने अचीव किए हैं, कितने आंसर सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।